गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। कल वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि पांचों किंगडम्स के नाम क्या होते हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी, राइट। और किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, सबसे पहले लीनियस ने किया, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद R.H. विटेकर ने किया जो आज तक मान्य है, और कौन सा क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम इन पांचों किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात एकदम अच्छे से बता दूं, ये बात आप लोग क्लियरली अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। वैसे हम 11th में तो हमारे बोर्ड नहीं होते, तो आपके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी ये पूछा जाता है, हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और प्लस जब हम कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, चाहे किसी भी लेवल की कंपटीशन एग्जाम्स हो, और स्पेशली अपना नीट, उसमें इस पर घुमा फिरा के हर साल क्वेश्चंस आए और रिपीटेटिवली आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। ये एक हॉट टॉपिक आप कह सकते हो, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अमाउंट में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान से सुनिए, एक एक कैरेक्टर को अच्छे से समझिए कि इस कैरेक्टर का मतलब क्या है, यानी इस लक्षण का मतलब क्या है। और एक और बात, मैं अपने लेक्चर्स में इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि आगे वाली क्लासों में आप जब पढ़ोगे तो आपका मीडियम इंग्लिश में ही चेंज होने वाला है, राइट। तो आपको इंग्लिश वोकैबुलरी यानी इंग्लिश के जो शब्द हैं उन पर पकड़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको हिंदी में नहीं समझाऊंगी, हिंदी में भी आपको उसका मतलब समझाऊंगी, लेकिन इंग्लिश वर्ड्स पर आपको काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की टेबल है। ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये टेबल है, ठीक है। अगर आपको ये टेबल आ गई ना, फिर आगे आपको बायोलॉजी में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरी बायोलॉजी का बेस इस टेबल पर टिका हुआ है, राइट। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम अलग अलग जीवों के बारे में पढ़ते हैं, और वो जीव कौन है, कहाँ आता है, उसके क्या कैरेक्टर है, वो सब इसमें है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से, माइंड को एकदम ठंडा करके आराम से सुनिए मेरी बातें, ठीक है। तो देखिए ये टेबल बनाया कैसे गया है, मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ। इस तरफ के पोर्शन में हमने लिखे हैं कैरेक्टर्स या लक्षण, यानी ये वो लक्षण है जिनके आधार पर विटेकर ने ये पांचों किंगडम में जीवों को क्लासिफाई किया, यानी वो लक्षण है जिनको विटेकर ने आधार बनाया। फिर क्या है, ये पांचों किंगडम इस तरफ है, फिर ये लक्षण का क्या गुण इस किंगडम में है, कौन सा गुण दूसरे किंगडम में, वो सब बताया गया है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट। पहला कैरेक्टर क्या है, कोशिका का प्रकार यानी सेल टाइप कैसा है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था थोड़ा बहुत, राइट। सेल टाइप का क्या मतलब होता है कि कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। वैसे अगली यूनिट में अपना चैप्टर है सेल, यानी कोशिका पर एक चैप्टर है जिसमें हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहां पर भी मैं आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक को डिफ्रेंशिएट करना एकदम अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। वैसे ब्रीफली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है ये हमें पता है, राइट। प्रोकैरियोट मतलब पुराने और यूकैरियोट मतलब नए। एक बार इतनी बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है, वरना उसके बाद हमें 5th चैप्टर में इसे अच्छे से पढ़ना है ही, ओके। तो सेल टाइप, मोनेरा किंगडम जो है पहला किंगडम, उसमें सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक प्रकार के। और इसके अलावा बाकी जो चारों किंगडम्स है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन चारों किंगडम्स में सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोट्स कहाँ तक सीमित है, सीमित मतलब लिमिटेड, प्रोकैरियोट्स कहाँ तक है, सिर्फ मोनेरा तक ही है, उसके बाद सारे यूकैरियोट है, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर क्या है, सेकेंड कैरेक्टर है सेल की स्ट्रक्चर, यानी सेल वॉल की स्ट्रक्चर, किसकी, कोशिका भित्ति। हमने छोटी क्लासों में जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, या कोशिका की सबसे पहले जब डायग्राम देखा था, तब उसमें ये इंपॉर्टेंट बात थी कि एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता, यानी पादप कोशिका के पास कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका के पास कोशिका भित्ति नहीं होती, राइट।
पर ये बात सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि पादप का एक अलग किंगडम है और जंतु का एक अलग किंगडम है। उसके अलावा 3 किंगडम और है हमारे पास, राइट। उन बाकी के तीनों किंगडम में भी कोशिका भित्ति यानी अपनी सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल एब्सेंट कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम में, सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम में या एनिमेलिया किंगडम में एब्सेंट होती है। कौन? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, अब आपको एक और बात बताती हूँ। सेल वॉल क्या है? प्राइमरी, सबसे पहले सेल वॉल किसमें खोजी गई? पादप कोशिका में खोजी गई। ठीक है, फिर उसको जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ये सेल वॉल सेलुलोज नाम के एक बहु शर्करा से बनी है। कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है आपने, है ना? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बहुत सारी शुगर यानी शर्कराओं से मिलकर बना होता है। और जब ये शुगर या शर्करा की संख्या या नंबर 10 से ज्यादा हो जाती है ना, यानी एक शुगर है, जैसे कोई चीज अकेली होती है तो उसको 1 मोनो बोलते हैं, राइट, या यूनी बोलते हैं। जब 2 हो जाती है तो बाई या डाई बोलते हैं, 3 हो जाती है तो ट्राई बोल देते हैं, 4 हो जाती है तो टेट्रा, ऐसे करके बोलते हैं, राइट। तो जब ये शुगर या शर्करा की इकाइयां 10 से ज्यादा हो जाती है ना, तब वर्ड लग जाता है बहु या पॉली, और शुगर या शर्करा को सैकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो क्या पाया गया कि पादप कोशिका सेलुलोज नाम की बहु शर्करा या पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। तो सबसे पहले जब सेल वॉल खोजा गया तब हमें इतना ही पता चला कि सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। तो क्या कहा गया कि सेल वॉल का मेन कैरेक्टर क्या है? सेलुलोज से बना होना। क्या है मेन कैरेक्टर? सेलुलोज से बना होना। ठीक है, तो प्लांट में या प्लांटी किंगडम में सेल वॉल होती है प्रेजेंट विद सेलुलोज, और सेलुलोज क्या है? पॉली सैकेराइड, या हिंदी में क्या कह रहे हैं इसे? बहुशर्करा। ठीक है, इसके आपको 1-2 नाम और मिलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, क्या है? पॉलीसैकेराइड। क्या है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अब मोनेरा किंगडम में सेल वॉल सेलुलो पाई तो जाती है, लेकिन नो सेलुलोज या विदाउट सेलुलोज, सेलुलोज के अलावा कोई पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, प्लस उसके साथ में एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब अमाइनो एसिड्स या अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की इकाइयां होती है, यानी प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शुगर से बना होता है, वैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है। ओके, तो यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। तो पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड की, या अमाइनो अम्ल या अमीनो अम्ल, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, नो सेलुलोज। ठीक है, नो सेलुलोज। फिर आता है प्रोटिस्टा किंगडम। यहाँ पर प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीवों में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती, इसीलिए लिखा है कि कुछ में पाई जाती है, या प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीवों में पाई जाती है। फिर आता है फंजाई, प्रेजेंट नो सेलुलोज यानी बिना सेलुलोज की, नो सेलुलोज, और किसकी बनी होती है यहाँ पर? काइटिन, काइटिन की। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? ये सब नए नए नाम है, राइट। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, और टेबल तो हमें पूरी याद करनी, और नीट वगैरह में भी छोटे क्वेश्चन के रूप में ही पूछे जाते हैं, राइट, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, राइट, ऑप्शन पिक करना होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि फंजाई किंगडम की सेल वॉल किसके द्वारा बनी हुई होती है? अब ऑप्शन में आपको सेलुलोज मिलेगा, काइटिन मिलेगा, पेक्टिन मिलेगा, और अमाइनो एसिड मिल जाएगा। तो आप किसे चूज करोगे? काइटिन को चूज करोगे। ठीक है, काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, और सेलुलोज की कहाँ बनी होती है? सिर्फ प्लांट किंगडम में। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड्स की कहाँ बनी होती है? मोनेरा। एनिमल किंगडम में सेल वॉल होती है? नहीं होती, कभी नहीं होती, एब्सेंट। ठीक है,
और प्रोटिस्टा के कुछ जीवों में पाई जाती है। तो ये जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे नाम बहुत नए हैं, मुझे पता है आपको नया नया, काफी बच्चों को इंटरेस्ट होगा कि हाँ ये नया नाम है, वाह कैसा है, राइट। तो कुछ ऐसे याद करेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये नाम काफी अजीब लग रहे होंगे, तो याद करने में टाइम लगेगा। इसका एक ही तरीका है कि आप 2-3 बार इन नामों को अपने आगे लाइए। आगे लाइए का क्या मतलब है, 2-3 बार इनके कांटेक्ट में आइए, 2-3 बार पढ़िए इनको, या इस वीडियो को रिपीट पर देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर आता है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब मैं आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस समझा रही थी, तब मैंने आपको सेल की संरचना बना के बताई थी, और तब मैंने आपको कहा था कि केंद्रक जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, यानी 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, राइट। तो केंद्रक झिल्ली, मेम्ब्रेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अब मोनेरा किंगडम क्योंकि प्रोकैरियोट है, तो यहाँ पे केंद्रक ही सुविकसित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एब्सेंट होती है केंद्रक झिल्ली, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक खुद ही एब्सेंट होता है ना, प्रोकैरियोट है। फिर आता है मोनेरा किंगडम, प्रेजेंट। यूकैरियोट है इसलिए कोशिका झिल्ली प्रेजेंट। फंजाई भी क्या है, यूकैरियोट है इसलिए कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट। प्लांटी भी कैसा है, यूकैरियोट है, तो कोशिका झिल्ली प्रेजेंट। एनिमेलिया भी क्या है, यूकैरियोट है, तो कोशिका झिल्ली क्या हो गई, प्रेजेंट, ठीक है। इजी सा पॉइंट था, राइट। सबसे पहले वाले में एब्सेंट, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, या अनुपस्थित उपस्थित उपस्थित उपस्थित, राइट। अगला पॉइंट है काय संरचना। काय का मतलब आपको पता है, बॉडी को कहते हैं। तो बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, बॉडी की स्ट्रक्चर से क्या मतलब हुआ, जैसे जब जीव की शुरुआत हुई, मैंने आपको समझाया था पिछले क्लास में कि क्या थी, एक कोशिका थी, राइट। तो सबसे पहले क्या बना, कहाँ लिखूं, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, राइट। दिख रहा है क्या, मैं एक बार लिख देती हूँ, देखिए। तो सेल आया, सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। टिश्यू को हम कहते हैं उत्तक। उत्तक ने मिलके उत्तक तंत्र बनाया। उत्तक तंत्र ने मिलकर अंग बनाया। अंग ने मिलकर अंग तंत्र बनाया, और अंग तंत्र मिलकर क्या बना देते हैं, एक शरीर, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, होप आपको दिख रहा होगा, राइट। तो मैं आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहला जो पृथ्वी पर जीव विकसित हुआ वो कैसा था, एक कोशिकीय जीव था, राइट। हमें पता है एक कोशिका ही सबसे पहले आई थी। तो सबसे पहला इंडिविजुअल या एकल जीव का शरीर कैसा था, उसका पूरा शरीर एक कोशिका जितना ही था, राइट। तो शरीर एक कोशिकीय भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, कई सारी कोशिकाएं साथ में मिल गई और मिलकर काम करने लगी। फिर उन्होंने क्या कर लिया, अपना अपना काम बांट लिया। जैसे 20 कोशिकाओं का, सॉरी 100 कोशिकाओं का एक ग्रुप आ गया, उसमें से 10 ने बोल दिया ठीक है खाना बनाने का काम हम देखेंगे। 5 ने बोल दिया ठीक है भाई तुम खाना बना रहे हो तो मैं खाना पहुंचाने का काम कर दूंगा। बाकी 5 ने बोल दिया ठीक है भाई तुम लोग ये करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो प्रोटेक्शन का कार्य कर दिया। कुछ ने बोल दिया ठीक है तुम खाना बना रहे हो तो फिर मैं उसका डाइजेशन यानी पाचन करके उसको शरीर से बाहर निकालने का, वेस्ट मैटर को शरीर से बाहर निकालने का काम कर दूंगा। कुछ ने बोल दिया ठीक है भाई तुम ये कर रहे हो तो मैं एनर्जी निर्माण का काम कर लेता हूँ। कुछ ने बोल दिया ठीक है मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मैं तुम सबको संभाल लूंगा। ऐसे करके कोशिका ने क्या किया, अपना अपना काम बांट लिया। तो उससे क्या हो गया, कोशिका का एक पूरा कॉलोनी बन गया, राइट। एक पूरी कॉलोनी बन गई। फिर धीरे धीरे जब ये कॉलोनी विकसित हुई ना तो इसने एक नया रूप ले लिया जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। तो अब कॉलोनी में क्या हुआ, एक सिर्फ खाना बनाने वाले थे, यानी एक स्पेसिफिक काम के लिए एक ही टिश्यू था, फिर दूसरा काम के लिए दूसरा टिश्यू। जैसे मैं अगर आपको ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे स्किन होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, तो ये एक टाइप का टिश्यू हो गया, ठीक है। ऐसे करके हमारा जो ब्लड होता है वो एक अलग टाइप का टिश्यू होता है, राइट। और हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर स्टमक पाया जाता है, पेट, या हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। उसके अंदर अलग टाइप का टिश्यू पाया जाता है, आमाशय के अंदर, राइट।
तो ऐसे क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के टिश्यू बने। एक तो बन गया त्वचीय टिश्यू, एक अंदर बन गया संचरण टिश्यू, राइट। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो कोशिकाओं ने मिलकर उत्तक बनाया। फिर बहुत सारे उत्तक साथ में आ गए ना, तो उन्होंने क्या बना लिया, उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र बना लिया, यानी उत्तकों का सिस्टम बन गया अच्छे से रेगुलेट होने वाला। फिर वो बहुत सारे सिस्टम एक साथ आए ना, तो एक ऑर्गन यानी एक अंग बन गया। एक अंग बन गया। एक अंग में कहूं तो एग्जाम्पल दूं आपको अंग का, तो एक हाथ एक अंग है, राइट। हमारा एक हाथ एक अंग है। अब इसके अंदर क्या क्या है, बाहर स्किन है, स्किन के अंदर मसल है, मसल के अंदर बोन है, और उसके अंदर ब्लड का सप्लाई भी हो रहा है, बोन के अंदर भी, मसल के अंदर भी, स्किन के अंदर भी। तो एग्जाम्पल तो 4 टाइप के टिश्यू क्लियर हो गए। फिर हाथ को काम करने के लिए सूचना भी चाहिए, है ना, सिग्नल्स भी चाहिए, तो कोश नर्वस सिस्टम भी हो गया। तो 5 तरह के उत्तक यहाँ पर काम कर रहे हैं। कौन से, एक तो त्वचा, फिर ब्लड वाला, फिर मसल्स वाला, फिर बोन वाला, और फिर नर्वस यानी न्यूरॉन्स वाला। तो ऐसे करके 5 टिश्यू काम कर रहे हैं। तो इन टिश्यूज ने मिलकर, ये टिश्यू सिस्टम ने मिलकर क्या बना लिया, एक अंग बना लिया, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे अंग मिलकर क्या बना लेते हैं, अंग तंत्र। अब अंग तंत्र का मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पाचन तंत्र का एग्जांपल लेते हैं। तो मुख एक अंग है, ठीक है। फिर ईसोफेगस या आहार नाल एक अंग है, फिर आमाशय एक अलग अंग है, फिर आंत्र एक अलग अंग है, ठीक है। ऐसे करके लीवर यानी यकृत एक अलग अंग है, अग्नाशय एक अलग अंग है। अब ये है अलग अलग अंग, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, सारे पाचन का। तो सबको मिलकर क्या हम कह रहे हैं, पाचन तंत्र। तो ये क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, ठीक है। अब ये बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बना रहे हैं, एक शरीर बना रहे हैं। जैसे हमारा शरीर हो गया, पाचन तंत्र भी है, उत्सर्जी तंत्र भी है, संचारी तंत्र भी है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र भी है, ठीक है। ऐसे करके काफी सारे तंत्र हो गए। तो इन तंत्रों ने मिलकर क्या बना दिया, एक शरीर बना दिया। तो जीव जो होता है ये अलग अलग लेवल के पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ कोशिका के बने होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ उत्तकों का बना होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ अंग तंत्रों का बना होता है, और कुछ का शरीर सुविकसित होता है हमारी तरह, ठीक है। तो कोशिका संरचना में हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो हमें पता है इनकी बॉडी कैसी होती है, सेलुलर। सेलुलर के लिए क्या कहते हैं, कोशिकीय। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, कोशिकीय। प्रोटिस्टा भी कोशिकीय होते हैं, यानी इनकी बॉडी सेलुलर लेवल की होती है, चाहे एक कोशिका हो चाहे बहुत सारी कोशिका हो, ठीक है। एक कोशिका अकेली रहती हो या बहुत सारी कोशिका एक साथ रहती हो, कोशिका लेवल की, तो सेलुलर या कोशिकीय शरीर। फिर फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर, यानी हमेशा फंजाई में बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ रहेंगी, एक कोशिका अकेले नहीं रहेगी। अब ऐसा नहीं है, इसका अपवाद नहीं है, अपवाद भी मिलते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पर ज्यादातर जीव मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। या कुछ का कैसा होता है, सॉफ्ट टिश्यू वाला सिस्टम होता है, यानी सॉफ्ट टिश्यू यानी कोमल उत्तक होते हैं, कोमल उत्तक होते हैं। कोमल उत्तक को कैसे एक्सप्लेन करूं, आपने मशरूम देखा है, राइट। हमारे यहाँ पे एक मशरूम मिलता है अपने रीजन में, जिसमें इतना बड़ा सा स्टेम लगता है और फिर ऊपर छोटू सा छत्रक लगता है, राइट। और अंदर से वो थोड़ा ब्लैकिश होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है इस तरफ से, और बाहर से देखो तो ब्राउन कलर का होता है। तो उसको आप टच करोगे तो वो टच करते ही टूट जाता है, इतना सॉफ्ट होता है। तो यानी उसका शरीर किसका बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू या कोमल उत्तक का बना हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल समझा रही हूँ, बहुत सारे जीव ऐसे हैं फंजाई में जो ऐसे ही हैं, ठीक है। फिर आता है प्लांटी किंगडम। प्लांट पौधे हमने देखे, जो काई होती है वो कोशिकीय भी होती है और टिश्यू सिस्टम यानी उत्तक वाली भी होती है। तो एक तो टिश्यू, फिर दूसरा क्या है, ऑर्गन यानी अंग का निर्माण हो जाता है। अब काई के अलावा हम छोटे पेड़ पौधे देखे जिनमें फूल नहीं लगते, राइट, जिनमें फूल नहीं लगते, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, आप आगे वाली क्लास में देखोगे एकदम अच्छे से। जिनमें फूल नहीं लगते तो वो क्या हो गए,
अब कोशिकीय तो नहीं है, कोशिका से ऑब्वियसली ज्यादा है और टिश्यू से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके बाहर पूरी पत्ती जैसी संरचना हो जाती है, अच्छे से पत्ती एकदम साफ दिखाई दे रही है। पत्ती क्या है? पत्ती के अंदर त्वचा भी और अंदर काम करने वाले ऑर्गन भी है, राइट? तो क्या हो गया? ऑर्गन। फिर आता है टिश्यू सिस्टम। तो एक सिंपल पौधे का एग्जांपल लो जो बड़ा है, या राइट? तो आप सबने गेंदे का पौधा देखा होगा जिसपे गेंदे के फूल लगते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है। या सदाबहार वाला देखा होगा, या नॉर्मल जो हमारे आसपास पेड़ लगे होते हैं जैसे आकड़ा या एनीथिंग, राइट? सारे देखे हैं, है ना? बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल है। तो उसके अंदर फ्लावर, फूल एक अलग अंग हो गया, राइट? पत्तियां एक अलग अंग हो गई, तना एक अलग अंग हो गया, और मूल यानी जड़ एक अलग अंग हो गया, राइट? तो टिश्यू सिस्टम और अंग तंत्र भी पाया जाता है यहाँ पे, ओके? फिर आता है एनिमल्स। एनिमल्स में कौन आते हैं? छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर या छोटे माइक्रोस्कोपिक जीवों से लेकर हम और बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल्स। तो इन सब का शरीर कैसा होता है? अच्छे से बाहर कवर होता है, यानी त्वचा होती है, एक पूरा अंग तंत्र है, त्वचा भी, और अंदर अलग अलग काम चलता है, पाचन का, उत्सर्जन का, संचरण का, सारे काम चलते हैं। तो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होता है। ऑर्गन सिस्टम हाईएस्ट लेवल है ना, अंग तंत्र, तो यहां तक इनका शरीर वेल डेवलप होता है। समझ में आ गया ये पॉइंट? काफी इजी था, है ना? फिर क्या है? पोषण की विधि। पोषण की विधि यानी या न्यूट्रिशन मेथड, इसका क्या मतलब हुआ कि भोजन कोई जीव कैसे ग्रहण कर रहा है, यानी कोई जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण कर रहा है या एनर्जी कैसे प्राप्त कर रहा है। तो मोनेरा किंगडम, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं, तो इनमें अगर ग्रीन कलर का होता है यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वपोषी, ठीक है? स्वपोषी में अब यहाँ पे दो कैटेगरी आती है। कुछ बैक्टीरिया क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों से ही बना लेते हैं अपना खाना, और कुछ क्या होते हैं? अपने आसपास जो रसायन होते हैं ना, उन रसायनों को अवशोषित करके उससे खाना बना लेते हैं, ठीक है? उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ग्लूकोज उन्हें एनर्जी दे देता है, ठीक है? तो दो प्रकार के हो गए, एक तो प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश का संश्लेषण कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया? रसायन संश्लेषी या केमिकल सिंथेसाइजर्स, ठीक है? प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दोनों किस में आ गए? स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक में। फिर क्या लिखा है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं? जो दूसरे जीवों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कई बार हमें बुखार वगैरह हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो बैक्टीरिया भी बीमारी फैलाते हैं, राइट? तो वो क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हमारे शरीर से पोषण, घर, हमारा शरीर उनके लिए घर का भी काम करता है, खाना लेने का भी काम करता है, और यहीं पे उनकी सारी एक्टिविटीज होती है। तो क्या हो गया? ये पैरासाइटिक। पैरासाइटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? परपोषी। परपोषी यानी किसी और पर पोषण ग्रहण कर रहा है। क्या हो गया? परपोषी। परपोषी या पैरासाइटिक। फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी सेम इन्हीं की तरह होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। यहाँ पे केमिकल सिंथेसाइजर्स नहीं होते। रसायन संश्लेषी सिर्फ मोनेरा में होते हैं, ठीक है? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और साथ में पैरासाइटिक या परपोषी पाए जाते हैं। फिर आता है फंजाई। फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी हमेशा दूसरे जीवों पर अपने पोषण के लिए निर्भर होता है। आपने कोई भी फंगस ग्रीन कलर का नहीं देखा है ना? ग्रीन कलर का होगा मतलब उसमें क्लोरोफिल है। फंगस कभी ग्रीन कलर के होते ही नहीं है, राइट? तो हेटेरोट्रॉपिक या विषमपोषी, ये हमने कल पढ़ा था, राइट? विषमपोषी। फिर क्या लिखा है? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यहां लिखती हूं, सैप्रोफिटिक या इसे हिंदी में ये रहा सैप्रोफिटिक, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो मृत या सड़ी गली चीजों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। इसीलिए आपने फंगस ज्यादातर कहाँ देखे होंगे? पेड़ के नीचे, उसकी जड़ के आसपास, जहां से वो उससे चिपका हो, या कचरा जहां पर पड़ा होता है वहां पर। तो
तो ये क्या करते हैं, कोई भी चीज जो मृत हो रहा होता है, जैसे सड़ रही हुई लकड़ी पर, सड़े हुए खाने पर, राइट, तो मृत जीवों से अपना पोषण जो जीव ग्रहण करते हैं वो कैसे होते हैं, मृतोपजीवी। ऐसी जगहों पर आपने कीड़े भी काफी सारे देखे होंगे जो जंतुओं में आते हैं, राइट, तो कैसा होता है, मृतोपजीवी, जो मृत चीजों से अपना पोषण ग्रहण करता है। फंगस ज्यादातर क्या करते हैं, सड़े हुए मरे हुए पेड़ पौधों और कई बार कुछ जीवों पर भी उग जाते हैं, राइट। तो क्या होगा, सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी, ये नया नाम है, याद रखना है ना। फिर क्या है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कैसे, फसल भी खराब करते हैं ना, फफूंद, राइट, तो वो क्या है, जीवित फसल पर लग जाते हैं तो उसे खराब कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। तो जीवित जीव पर जब कोई अपना जीवन आश्रय करता है तो वो कैसा होता है, पैरासाइटिक या परपोषी। फिर प्लांट कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक। जंतु या एनिमल या किंगडम सारे कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक पे यहाँ पे एक और नाम आता है समपोषी। समपोषी, क्योंकि अगर मैं आपको वाइल्ड लाइफ का एग्जांपल दूं तो शेर क्या करता है, हिरण को भी खा लेता है, भैंस को भी खा लेता है, बैल को भी खा लेता है, ठीक है। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, या बिल्ली का एग्जांपल देती हूँ, सबसे कॉमन एग्जांपल, बिल्ली क्या करती है, अपने ही जैसे जीव को खा लेती है ना, दूसरी बिल्ली को वो खा सकती है। तो समपोषी, अपने समान जीव को भी खा सकते हैं जंतु। हेटेरोट्रॉपिक, विषमपोषी, हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, राइट, ह्यूमंस दोनों काम करते हैं। तो विषमपोषी, ऐसा तो है नहीं ह्यूमंस का खाना खुद बनता है, चलो धूप में बैठ जाते हैं, बॉडी में अपने आप एनर्जी बन जाएगी, खाना खाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्या होता है, विषमपोषी और समपोषी और सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, जो सैप्रोफिटिक में आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे चील कौवे होते हैं, कोई मरा हुआ जीव पड़ा होता है वो उसे भी खा लेते हैं, राइट। तो मृत जीवों पर अपना आश्रय करना, सैप्रोफिटिक, ठीक है। तो ये है पोषण की विधि। लास्ट पॉइंट क्या है, जनन की विधि या रिप्रोडक्टिव मेथड, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, राइट। मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय, यानी कुछ नया संरचना नहीं बना है। तो यहाँ पे जनन कैसे होता है, यानी एक जीव से दूसरा जीव बनना भी जरूरी है, नहीं तो उनका जीवन वही खत्म हो जाएगा ना। अपने जैसा दूसरा नहीं बनाएंगे तो वो आगे तक कैसे चलेगा, राइट। उसका अस्तित्व बना रहना चाहिए, इसलिए जीव क्या करते हैं, अपने जैसा दूसरा बनाते हैं। ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकता होती है कि अपने जैसा दूसरा बनाना, वरना उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी अगर वो अपने जैसा दूसरा नहीं बनाएंगे तो, राइट। तो इसके लिए जनन आवश्यक होता है या रिप्रोडक्शन आवश्यक होता है। मोनेरा किंगडम में रिप्रोडक्शन या जनन कैसे होता है, संयुग्मन द्वारा। अब संयुग्मन या इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेशन। संयुग्मन क्या होता है, दो कोशिकाएं समीप आती है और अपना जेनेटिक मैटर एक्सचेंज कर लेती है या संलयित होकर एक नई कोशिका बनाती है, फिर वापस टूट जाती है दो अलग अलग कोशिकाओं में। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया, राइट। अब उसका जीन उसके पास चला गया, उसका जीन उसके पास चला गया, फिर ये जब दो भागों में टूटेगी तो दो नए प्रकार के जीव बनेंगे, राइट। तो कॉन्जुगेशन क्या है, दो कोशिकाओं का समीप आना और अपना जेनेटिक मैटर एक्सचेंज करना। तो संयुग्मन, साथ में आकर युग्मित हो जाना, संयुग्मन, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन। गैमेट क्या होते हैं, गैमेट या युग्मक संलयन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। तो संलयन का तो मतलब हमें पता है फ्यूज होना, साथ में जुड़ना। युग्मक क्या होते हैं, कोई जीव क्या करता है, सभी जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होती है, मेल होता है फीमेल होता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, अपनी बॉडी में से एक एक कोशिका दे देते हैं, एक कोशिका दे देते हैं, एक कोशिका देते हैं, ठीक है। तो अब एक कोशिका जो मेल ने दी वो मेल वाली थी, जो फीमेल ने दी वो फीमेल वाली थी। अब खुद का शरीर तो उनका अच्छे से चल रहा है, पर उन्होंने अपनी एक कोशिका निकाल के दे दी। फिर ये दोनों कोशिकाएं क्या करती है, ये दोनों कोशिकाएं ही युग्मक कहलाती है। अब ये कोशिका युग्मक कैसे बनती है, ये अपना आधा आधा दे देते हैं, पूरा नहीं देते, आधा आधा देते हैं। नर ने अपना आधा जीन दे दिया और एक कोशिका बना दी, मादा ने भी अपना आधा जीन दे दिया और एक कोशिका बना दी।
फिर ये कोशिका पास आकर क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, सनलाइट हो जाती है, तो दोनों का आधा आधा आ गया, तो एक पूरा बन गया, राइट, फुल बन गया, फुल, FULL वाला, FOOL वाला नहीं, ठीक है, फुल पूरा बन गया, राइट। आधा आधा कोई चीज आता है तो पूरा बनता है। तो मेल ने आधा दिया, फीमेल ने आधा दिया, किस रूप में दिया, एक कोशिका के रूप में दिया, और वो आधा कोशिका क्या कहलाता है, गैमेट या युग्मक कहलाता है। तो युग्मक का संलयन, अब ये है ना, मैं आपको बिल्कुल भी साइंस की भाषा में नहीं समझा रही, काफी सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि अब हम बायोलॉजी से नया नया परिचय कर रहे हैं, राइट। आगे की चैप्टर्स में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी आपको जब ये थोड़ी थोड़ी बातें समझ आएगी ना, तभी आप बड़ा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, वरना अगर डायरेक्टली मैं आपको बड़े बड़े नाम बोल के ऐसे बोलूंगी हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो दिमाग में क्या होता है, ऊपर से निकल जाता है। इसलिए मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, पूरी बॉडी बनेगी। तो वो बॉडीज क्या कहलाती है, युग्मक जो आते हैं। तो युग्मक का संलयन से होता है, तो युग्मक संलयन या गैमेटिक फ्यूजन, और दूसरा क्या, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। फंजाई में कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्लांटी में भी फर्टिलाइजेशन होता है, एनिमेलिया में भी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, टेबल मैंने बना दिया, आपने समझ भी लिया, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल। अब यहां तक क्या था, प्रोटिस्टा तक मेल फीमेल इतना स्पेसिफिक नहीं था, स्पेसिफिक मतलब क्लियरली अलग अलग नहीं थे, ठीक है। यहाँ फंजाई के बाद से क्लियरली अलग अलग बॉडीज होती है, मेल और फीमेल की। फंजाइज में कभी कभी ऐसा नहीं भी होता और होता भी है, राइट। तो मेल क्या करता है, मेल के पास क्या होती है, अपनी एक कोशिका के अंदर 2n नाम का जीन होता है, फीमेल के अंदर भी 2n जीन होता है, यानी एक कोशिका अपने पास जीन की 2 कॉपी रखती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, 2n। 2n, n क्या है, जीन की कॉपी की संख्या, ठीक है। तो 2n है मतलब पूरा है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, इसने 2n को आधा बना दिया n, इसने भी 2n को आधा बना दिया n, ठीक है, n दे दिया। अब ये n साथ में आकर एक 2n बना लेता है, और ये 2n क्या करता है, ग्रोथ, और यंग वंस, यहां एक नए शरीर या न्यू ऑर्गेनिज्म या नए जीव या संतति कहलाता है। तो ये प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस, जब मेल अपनी कोशिका में से आधा जेनेटिक मैटर देता है और फीमेल अपना आधा देती है, और ये दोनों का आधा आधा मिलके एक फुल बन जाता है, यानी 2n बन जाता है, n और n 2n, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये विधि फंजाई में भी होती है, प्लांटी में भी होती है, एनिमेलिया में भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से थे हमारे पांचों किंगडम के बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम क्या देखेंगे, ये मैंने आपको पांचों किंगडम में क्लासिफाई करना समझा दिया कि इनमें विभेद क्या और समानता क्या, इस टेबल से समझ में आ गया। तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क, जैसे भी जिस भी भाषा में आपको समझ में आता है, ये बात गांठ बांध लो कि ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे अगली क्लास में अब मैं आपको क्या बताऊंगी, अलग अलग किंगडम में देखेंगे कि कौन सा जीव आता है इस किंगडम में। अभी तक हमने ये नहीं देखा ना अच्छे से कि ये जीव इस किंगडम में आता है, समझा कि इस किंगडम में ये विशेषता या ये लक्षण पाए जाते हैं। अब हम एक एक किंगडम में कौन से जीव आते हैं ये समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।